लास्ट के 3 लेक्चर से थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा, इसलिए क्योंकि 50 मिनट में अगर 3 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं तो ये कोई बहुत बड़ा काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्लास थोड़ा सा फास्ट होना होगा। आप लोग भी कोशिश करिएगा फास्ट करने का। लास्ट क्लास में जो नंबर सिस्टम पे पढ़ाया हुआ 6 क्वेश्चन बताया गया, आई थिंक उस पर बेस्ट लगभग क्वेश्चन आप लोग से बन रहा होगा। आज जो टॉपिक पढ़ाई हो रहा होगा उसका नाम है एचसीएफ। एचसीएफ से रिलेटेड कैसे कैसे वर्ड प्रॉब्लम होते हैं उसको आज हम लोग देख रहे होंगे। लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट नोट आप लोग लिख लीजिएगा, साथ साथ नोट बनाते चलिएगा कि 2 ऑड नंबर हो उस दोनों का सम हमेशा एक इवन नंबर होता है। 2 इवन नंबर हो उसका सम हमेशा एक इवन नंबर होगा, और अगर एक ऑड एक इवन हो तो उस दोनों का सम हमेशा एक ऑड नंबर होगा। मतलब दोनों इवन तब भी इवन, दोनों ऑड तब भी इवन, और एक ऑड एक इवन हो तो हमेशा एक ऑड नंबर मिल रहा होगा। तो ये कोई भी खुद से कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आप लोग चेक कर सकते हैं। सेकेंडली, एक रैशनल नंबर का समेशन या डिफरेंस या मल्टीप्लिकेशन दूसरे रैशनल नंबर के साथ हमेशा एक रैशनल नंबर दे रहा होता है। उसके बाद ये डिवीजन के लिए अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि डिवीजन में सिर्फ एक 0 होता है, अगर वो नीचे चला जाए तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, जो कि ना रैशनल हो पाता है ना इरेशनल होता है। फिर एक इरेशनल नंबर हो, इसका सम हो चाहे माइनस हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो इरेशनल नंबर के साथ ही, इरेशनल का इरेशनल के साथ ही, तो वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है। और थर्ड नंबर पे अगर इरेशनल नंबर का प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन अगर रैशनल नंबर के साथ किया जाए तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर देता है, एक्सेप्ट फॉर 0। मतलब ये बेस्ट तरीका है इसे याद रखने का। दोनों रैशनल तो रैशनल, दोनों इरेशनल तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, और एक इरेशनल एक रैशनल हो जाए तो हमेशा एक इरेशनल नंबर मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर 0। ये अब बहुत लोग के मन में आ रहा होगा सर एग्जाम्पल दीजिए हमको। हालांकि आप लोग 10th के स्टूडेंट हैं तो इतना क्लियर होना चाहिए कि रैशनल क्या होता है इरेशनल क्या होता है। जैसे इरेशनल बोला जाए तो हम √2 मान सकते हैं, 2 + √2 मान सकते हैं, 2 - √2 मान सकते हैं। इस तरह से कोई भी नंबर मान के आप चेक करके बना सकते हैं। अब जैसे हमको 2 इरेशनल नंबर का सम रैशनल दिखाना है तो हम एक 2 + √2 मान लेते हैं, 2 - √2 मान लेते हैं। जोड़ने पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, पूरा आंसर आ जाएगा। माइनस करना है तो उस तरीका से सोचना है। अच्छा, हम कुछ दिखा सकते हैं, कोई ऐसा 2 रैशनल नंबर जिसका डिफरेंस रैशनल भी दिखा सकते हैं, जिसका डिफरेंस इरेशनल भी दिखा सकते हैं। जैसे √6 है, उसमें से अगर √2 माइनस कर दे तो ये इरेशनल घटेगा ही नहीं, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अगर जैसे 2 - √2 है, इसमें से अगर घटा रहे होंगे 2 + √2 को, 2 - √2 में से अगर माइनस कर रहे होंगे 2 + √2 को, तो ये -2 + 2 कैंसिल आउट, और -√2 - √2 मिलकर हो जाएगा माइनस का 2√2। इस तरह से 2 इरेशनल का डिफरेंस इरेशनल आया, 2 इरेशनल नंबर का सम रैशनल आया। मतलब जैसे भी क्वेश्चन फ्रेम किया जाए ये एकदम फैक्ट है, इसको एज ए रिजल्ट याद रख लीजिएगा। याद रखने पे होगा क्या कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन में क्या 2 इरेशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन इरेशनल होता है, तो आंसर दे रहा हूँ हाँ। अगर ये पूछा जाए कि 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, तो कोई जरूरी नहीं है। अगर मैंडेटरी कर दिया तो वहां पे वो फॉल्स हो रहा होगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 2 इरेशनल नंबर का डिफरेंस एक रैशनल नंबर होता है तो सही लगाना है। अगर ये बोला जाए कि हमेशा एक रैशनल नंबर होता है तो वहां पे गलती कर देना है, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप लोग को पता होगा कि वो कैसे चेक करना है। बस एज ए शॉर्ट नोट्स लिखवा दिया गया, कहीं कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जैसे हमको बताना था, जैसे इस चैप्टर में जो भी पढ़ रहे होंगे इक्लिप्स डिवीजन लेमा की बेसिस पे हम लोग ऐसे फाइंड आउट करना होंगे। अब जैसे मान लेते हैं कि पहले इसको इस तरह से बताने से पहले थोड़ा सा फास्ट हो रहा होगा क्लास, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है 2 नंबर्स का, इसका मेरे पास 4 मेथड है फाइंड आउट करना। एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, सेकेंड मेथड होता है फैक्टर मेथड, और थर्ड मेथड होता है डिवीजन मेथड। इसी को बोलते हैं इक्लिप्स डिवीजन लेमा। यही मेथड जो अभी 10th में पढ़ना है। और एक होता है डिफरेंस मेथड। अच्छा, मेरे कहने का ये मतलब है कि जो भी टॉपिक्स आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, अगर उसके जैसे ये 8th क्लास से शुरू हो जाना चाहिए था आप लोग के साथ, कि जो भी मैथ्स में हमको टॉपिक पढ़ाया जाए साथ साथ उसका
जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच होता है, मतलब अगर हम किसी क्वेश्चन को एक एक पेज में बना रहे हैं, उसी क्वेश्चन को एक एक लाइन, दो दो लाइन में भी बनाया जाता है लगभग हर एक क्वेश्चन को। तो वो अप्रोच भी आप लोग को सिखाया जाना चाहिए था। अगर नहीं सिखाया गया होगा तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है आप लोग के लिए, लेकिन सिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर हम एक पेज का सॉल्यूशन सिखा सकते हैं तो उसी जगह पे हम 1 मिनट में 2 लाइन का सॉल्यूशन भी सिखा सकते हैं। तो ये मेथड, ये तो आपका स्कूलिंग मेथड है, और ये जो मेथड है कॉम्पिटिटिव अप्रोच, मतलब कंपटीशन के लिए मेथड का यूज किया जाता है टू फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 2 और 3 नंबर्स। बहुत तेजी से बता रहे होंगे क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जैसे कोई एग्जांपल अपने से ले लेते हैं 12,16, इसी 2 नंबर पे सारे मेथड के हेल्प से हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे होंगे। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या है कि 12 को मन ही मन सोच सकते हैं 4 into 3, और 4 का मतलब 2 का पावर 2 into 3, और 16 को सोच सकते हैं 2 का पावर 4, 2 पावर 4 मतलब 16, और चूंकि इसमें 3 है ही नहीं तो 3 का पावर 0। प्राइम फैक्टराइजेशन में होता क्या है ना, ये आप लोग ऐसे सीखोगे प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से। सेम चीज को यहाँ कर दिया गया, वो तो बचपन में 5th 6th क्लास में ऐसे सिखाया जाता है। अब इतना है दिमाग कि मन ही मन सोच सकते हैं इसको। अब एचसीएफ निकालने का क्या तरीका होता है, दोनों में 2 है 2 लिख दिए, दोनों में 3 है 3 लिख दिए, बीच में मल्टीप्लाई। 2 का जो लोएस्ट पावर होगा, एचसीएफ के लिए हमेशा लोएस्ट पावर को लिखते हैं। 2 4 में लोएस्ट पावर 2, 0 और 1 में लोएस्ट पावर 0 होगा। इसका मतलब आंसर 4 into में 1 मतलब 4 आ रहा होगा। तो ये तो हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 6 और 12 खुद, और वैसे ही फैक्टर मतलब जो नंबर इसको काटे, 16 का फैक्टर 1 2 4 8 16 खुद हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या है, एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर, दोनों नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर। 1 भी दोनों में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस तीनों फैक्टर में सबसे बड़ा फैक्टर कौन है, 4। तो 4 इसके हिसाब से, मतलब ये भी एक तरीका है एचसीएफ का, ये भी तरीका है, ऐसे निकालते हैं। और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का मेथड क्या है, दोनों नंबर में जो छोटा है उसको हम लोग डिवीजर मानते हैं और उससे बड़े वाले नंबर में डिवाइड कर रहे होते हैं। जब 12 से इसमें डिवाइड होगा तो एक बार में लग रहा होगा 4 बचेगा, और फिर जब रिमाइंडर 0 ना हो तो फिर उस नंबर से, जिस नंबर में जो स्टार्टिंग का डिवीजर था उसको वापस यहाँ पे लिख देना हमको, और 3 बार में लग रहा होगा यहाँ पे 0 मिल रहा होगा। जिस टाइम पे रिमाइंडर 0 हो जाए उस टाइम पे जो डिवीजर होगा दैट इज कॉल्ड एचसीएफ। यही होता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा मेथड। सबको समझ में आ रहा होगा। डिफरेंस मेथड जो कि सबसे बेस्ट मेथड होता है, इससे आंसर बहुत तेजी से आता होता है। जैसे इसको समझाने का एक तरीका हो सकता है कि मेरे पास 2 नंबर है ए और बी, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का एचसीएफ 5 है, ऐसे मान लेते हैं कि दोनों का एचसीएफ 5 है। अच्छा, एचसीएफ 5 का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब एक ऐसा नंबर जो दोनों को काट रहा हो पूरा पूरा। अगर इस दोनों नंबर का एचसीएफ 5 दिया हुआ है, इसका मतलब 5 इसको और इसको पूरा पूरा काट रहा होगा। अब जैसे 5 पूरा पूरा काट रहा है तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर ये इसको काटा है तो हो सकता है ये नंबर 20 हो। एक मन में से ऐसे एग्जाम्पल लेके हम लोग सोच सकते हैं, अगर 5 इसको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा तो हो ना हो ये 20 हो, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे इसको 20 मान रहे हैं। अगर 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है तो चूंकि बी ए से अलग है तो हो सकता है ये 25 हो। तब क्लियर हो पा रहा होगा सबको। अगर 5 इसको भी काटेगा तो 20, 5 इसको भी काटेगा, और चूंकि बी ए के बराबर नहीं है तो बी का वैल्यू या तो 20 से बड़ा या 20 से छोटा भी हो सकता है। मतलब हम इसके जगह पे 15 भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे 35 भी लिख सकते हैं, 40 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होता है कि जब भी 2 नंबर का एचसीएफ दिया हो तो उस नंबर से दोनों नंबर कट रहा होता है पूरा पूरा। इसका मतलब अगर 20 और 25 नंबर होता तो दोनों के बीच का गैप कितना होता है, 5। समझाना यही चाहते हैं इसमें कि अगर किसी 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ हो तो दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कम से कम एचसीएफ के बराबर होता है। क्योंकि अगर ये इसको काट रहा है और ये इसको भी काट रहा है तो ये इससे 5 ज्यादा या 5 कम होगा, मतलब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कम से कम 5 रहा होगा। बस यही इसमें मेथड है, यही चीज है। हालांकि उतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट समझना है। तभी वहां पे समझाया जा चुका है, किसी को नहीं समझ में तो वो वीडियो रिवाइंड करके देख सकता है। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर 12 16 का हमको एचसीएफ निकालना है, दोनों के बीच का गैप देख लेना कितना है। दोनों के बीच का गैप 4 है, तो हमको चेक करना है कि क्या इस 4 से दोनों नंबर कट रहा है। अगर दोनों कट रहा है तो यही एचसीएफ हो जाएगा। 4 से ये भी कटता है, 4 से 12 नहीं कटता है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। डायरेक्ट यही होता है डिफरेंस मेथड। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
अच्छा जैसे मान लेते हैं कि 12 है और 18 है, दोनों के बीच का गैप कितना है 6, और 6 इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है, तो यही एचसीएफ हो जाएगा। जैसे मेरे पास एक नंबर है 9 वाला, दोनों के बीच का गैप 3 है, 3 इसको भी काट रहा है इसको भी काट रहा है, यही एचसीएफ हो जाएगा। मेरे पास एक नंबर है 10 और 22 है। अब जैसे डिफरेंस अगर ज़्यादा हो जाए, डिफरेंस अगर ज़्यादा हो रहा हो, तो जो छोटा वाला नंबर है उसका हमको एक ऐसा मल्टीपल सोचना है जो बड़े वाले के नज़दीक हो। अब इसका अगर मल्टीपल सोचे तो अगला मल्टीपल 20 होता है जो कि 22 के नज़दीक है। इस दोनों नंबर का डिफरेंस हमको देखना है 2 है, इस 2 से ये और ये दोनों कट रहा है, इसको नहीं चेक करना है, इसका जो मल्टीपल हुआ इसके नज़दीक वाला उस दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हमको इसको और इसको दोनों को चेक करना है। तो 2 से ये भी कट रहा है 2 से ये भी कट रहा है, मतलब 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 910 और 920 लिखा हुआ है, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। अगर इसमें से किसी भी मेथड से कहा जाए तो बहुत टाइम लग सकता है बनाने में। अब सीधा हमको दिख रहा है कि दोनों के बीच का गैप 10 है, 10 से ये भी पूरा पूरा कटेगा ये भी कटेगा, इसका मतलब आंसर कितना हो जाएगा 10। समझ में आ रहा होगा सबको। और एग्जाम्पल लेते हैं समझ में। ये सब सिर्फ कंपटीशन मेथड है जो कि आपको बस दिमाग में रखना है कि हाँ इस तरह से इसको बनाया जाता है, ठीक है। और आगे जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक नंबर है, कुछ भी एक ऐसे सोच लेते हैं 210 एंड 260, दोनों के बीच का गैप 50 है। अब 50 से ये नहीं कट रहा है, 50 से ये भी पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो जब जिस टाइम पे ये ना कटे और ये भी ना कटे या कोई एक ना कटे, तो हमको इसका सबसे बड़ा फैक्टर सोचना है 25। 25 से ये भी नहीं कटेगा ये भी नहीं कटेगा, अगला फैक्टर कितना हो सकता है 50 का 10, 10 से ये भी कट जाएगा 10 से ये भी कट जाएगा, मतलब इससे 10 हो जाएगा। मान लेते हैं कि 10 से भी नहीं कटता, तो इसका अगला फैक्टर सोचना होता है हमको 5, फिर 5 से काट के देखते हैं। मान लेते हैं इससे भी नहीं कट रहा होता तो अगला फैक्टर 1 सोचते हैं। अगर 5, 10, 25 में से कोई नहीं हुआ तो आंसर कितना हो जाएगा 1। जैसे मान लेते हैं कि 324 है और अगला नंबर ले लेते हैं 330 ले लेते हैं। अब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन लगाए तो बहुत टाइम लगेगा, एक्लिप्स डिवीजन लेमा में डिवाइड करने में दिक्कत होता है। दोनों के ये स्कूल में आपको ये सीबीएसई के एग्जाम में फाइनल एग्जाम में इस मेथड का यूज नहीं करना है, बस आपको जानना है कि ये भी एक मेथड होता है जिसके थ्रू हम लोग एचसीएफ निकाल रहे होते हैं। दोनों के बीच का गैप 6 है, अब 6 से ये कटेगा कि नहीं, पूरा पूरा कट जाएगा, 6 से ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये दोनों के बीच का एचसीएफ होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। जैसे ये तो 2 नंबर के लिए था, जैसे 12 है 16 है और 18 है, दोनों तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में अब अगर हमको इसी को इक्लिप्स डिवीजन लेमा से निकालना है तो हमको इक्लिप्स डिवीजन लेमा के थ्रू अगर 3 नंबर का एचसीएफ निकालना है, जो भी मन में आए किसी भी 2 नंबर को अपने मन से सोचना है और उसमें छोटे वाले नंबर को यहाँ पे लिख देंगे, बड़े वाले नंबर को यहाँ पे एक बार में डिवाइड हो रहा होगा 4 आ रहा होगा, और 4 से 12 में डिवाइड करें तो 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, मतलब इस दोनों का एचसीएफ 4 आ गया। अब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब 4 में 18 का डिवाइड कर रहे होंगे तो आंसर 2 आएगा, फिर 2 से 4 में डिवाइड करेंगे आंसर 4 आ जाएगा, मतलब इस दोनों का जो एचसीएफ आया 4, फिर जो इस दोनों का एचसीएफ आया 2, वही पूरे का एचसीएफ हो जाता है, मतलब ये जो 2 होगा वही पूरे का एचसीएफ हो जाएगा। इसमें और क्वेश्चन, अब इसको अगर हम चाहते हैं कि वो डिफरेंस मेथड से बनाए कंप्यूटिंग मेथड से, 12, 16, 18 है, अब हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ तो 4 गैप है लेकिन यहाँ 2 गैप है, दोनों के बीच का गैप 2 है। अब ये 2 सबको काट रहा है कि नहीं, अगर ये 2 सबको काट रहा है तो यही सिर्फ हो गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि वही चीज जो हम लोग उतना टाइम देके बनाते थे उसको उसी मेथड से कितने शॉर्ट में, जैसे ये थोड़ी ना कोई बहुत बड़ा काम है, एक छोटा सा मेथड है डिफरेंस मेथड, आप पहले ही बता सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट को कि हाँ इसको ऐसे स्कूल में बनाना है, ऐसे बनाएंगे तो नंबर नहीं मिल रहा होगा, लेकिन हमको स्कूल में ऐसे ही बनाना है, ये दिमाग में रखना है। इन फ्यूचर आपका इसी से काम होगा, ये तो सिर्फ बोर्ड के लिए है लेकिन इन फ्यूचर आपका इसी से काम होगा। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, उसको बताते हैं। अच्छा पहले टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख लीजिए कि एचसीएफ में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसा कैसा होता है, ये बहुत जरूरी है। ये जैसे पढ़ाते पढ़ाते हमको लगा कि नहीं ऐसे टाइप अगर बना दिया जाए तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत आसान हो जाता है फाइंड आउट करना कि हाँ ये क्वेश्चन है ऐसे बना देना है। हालांकि हर एक क्वेश्चन का जो भी आपको टाइप बता रहा है इसका फुल डिटेल होता है कि क्यों ऐसा किया जाता है, लेकिन इस मोड में ऑनलाइन में अब अगर उतना डीप जाने लगे तो उसी पे 2-3 वीडियो बन जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो आपको सिर्फ समझ लेना है कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन है तो इसको ऐसे बनाना है। जैसे मान लेते हैं कि जो पहला टाइप है, फर्स्ट नंबर टाइप है, उसमें ऐसे होता है, इसको नोट करते जाएगा, इफ x, y, z, नहीं इसको ऐसे नहीं,
फाइंड ए नंबर विच डिवाइड्स x, y, z कंप्लीटली, है ना। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फाइंड ए नंबर विच डिवाइड्स x, y, z कंप्लीटली, तो हमको यहाँ पे सीधा ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा और इसका आंसर हमको इस फॉर्म में देना है, सीधा HCF ऑफ x, y, z फाइंड आउट करना है। जो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन होगा, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइड x, y, z लीव्स सेम रिमाइंडर। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में, आप लोग देखिएगा बुक में सबको मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन। जैसे कौन सा ऐसा नंबर है जिससे x, y और z तीनों में डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर सेम मिल रहा हो। इस केस में हमको HCF और जब सेम रिमाइंडर बोला जाएगा तो ये जो तीनों नंबर है मेरे पास x, y, z, एक बार x में से y को माइनस करना है, एक बार y में से z को, एक बार z में से x को, और सब में मॉड लगा देना है। मॉड का मतलब कि अगर नेगेटिव भी आंसर आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव, उसको एज ए पॉजिटिव हमको कंसीडर करना है। तो जो x माइनस वाई है, y माइनस z है, z माइनस x है, तीनों ही नंबर्स का हमको HCF फाइंड आउट करना है बस। तो जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे है कि फाइंड अ नंबर विच व्हेन, हो सके राइटिंग खराब होगा लेकिन बोल रहे हैं आप लोग सुन के नोट कर सकते हैं, विच व्हेन डिवाइड x, y, z लीव्स आर रिमाइंडर इन ईच केस, हर एक केस में, इन ईच केस, हर एक केस में आर रिमाइंडर बच रहा हो। जैसे क्वेश्चन आएगा कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि 12, 16, 18 में डिवाइड करें कि हर एक केस में हमको 2 रिमाइंडर बच रहा हो। तो जब हर एक केस में 2 रिमाइंडर बच रहा हो उस टाइम पे HCF फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, हमको सिर्फ HCF ऑफ, क्योंकि हर एक केस में आर रिमाइंडर बच रहा है तो इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं तो आर, इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं तो आर, इसमें भी डिवाइड कर रहे हैं तो आर, तो हर एक में से पहले आर माइनस कर देना है। x में से भी आर माइनस, y में से भी आर माइनस और z में से भी आर माइनस कर देना है और बस HCF ऑफ इसी तीनों का फाइंड आउट कर देना है। और जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन इसमें आता है वो, हालांकि इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम भी होता है, उसको भी करवा रहा हूँ मैं। जो चौथा टाइप है, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइड x, y, z लीव्स a, b, c रिमाइंडर respectively. Find a number which when divide x, y, z leaves a, b, c remainder respectively. मतलब उस नंबर कौन सा ऐसा नंबर है जिससे x में डिवाइड करें तो a रिमाइंडर है, y में डिवाइड करें तो b रिमाइंडर है, z में डिवाइड करें तो c रिमाइंडर है। सेम इसी के जैसा है, इसके केस में सब में r रिमाइंडर था, इसके केस में अलग अलग रिमाइंडर है। तो हमको बस HCF ऑफ x माइनस a, y माइनस b और z माइनस c फाइंड आउट कर लेना है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इस पे अब चूंकि अगर ये पढ़ते समय आपके पास ये टेबल है तो आप लोग नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। इस पे 7-8 क्वेश्चन होना होगा जो कि मेरे पास है, इसको तेजी से करवा रहा हूँ, इसको नोट करके लेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 1305, 4665 and 6905 and leaves same remainder। ये क्वेश्चन है कि एक ऐसा नंबर बताना है लार्जेस्ट नंबर, है ना। HCF हमेशा जो नंबर दिया जाता है उससे छोटा होगा, हमको सबसे बड़ा नंबर बताना है जो इस तीनों को डिवाइड करे और तीनों ही केस में सेम रिमाइंडर है। हमको दिमाग ही नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चन में। जैसे मेरे कहने का ये मतलब है कि हमको हर एक चीज का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि जितना फास्ट कंपटीशन हो गया है चीजें याद होनी चाहिए हमें। यहाँ ये क्वेश्चन है ऐसे बनाना है, वो अलग बात है कि हर एक चीज का पूरा लॉजिक पता होना चाहिए, वो पता होना चाहिए, लेकिन साथ साथ हमको स्पीड बनाने के लिए चीजें याद भी होनी चाहिए। तो अगर मेरे पास टेबल है तो हमको मेरे ध्यान में है कि हाँ ये जो सेम रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है उसमें अगर इसका आंसर फाइंड आउट करना है तो हमको सीधा HCF ऑफ, अब जैसे ये x की जगह पे, ये y की जगह पे, ये z की जगह पे, उसमें क्या था, सेम रिमाइंडर में x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स था। जो आएगा उसी का HCF निकालना है और यहाँ पे मॉड भी लगा हुआ था। मॉड का मतलब अगर नेगेटिव भी है तो उसको पॉजिटिव बना देना है। तो अगर हम मॉड नहीं लिखते हैं तो हम सीधा बड़ा में से छोटा घटाते हैं, 4665 में से 1305, अगले में 6905 माइनस, इस दोनों को एक साथ लिए
फिर अगले टाइम में इसको लेते हैं 4665 एंड नेक्स्ट टाइम में 6905 ऐसे घट रहा होगा 1305। यहाँ से आंसर आ रहा होगा 0633। यहाँ से आंसर आ रहा होगा 04 आया, फिर 82, फिर यहाँ पे 1 आएगा और फिर यहाँ पे 0065 इतना आंसर आ रहा होगा। अब एक मेथड है कि हम इसका एचसीएफ फाइंड आउट करें। स्कूल में आपको एग्जामिनेशन में एक्लिस डिवीजन लेमा ही लगाना है। वो बताया जा चुका है कि 3 नंबर हो, किसी 2 नंबर को एक्लिस डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। जो एचसीएफ आएगा उसका इसके साथ निकालना है, फिर जो एचसीएफ आएगा वही तीनों का हो जाएगा। तो वो आपका होमवर्क, उसको लिखिए। अभी हम शॉर्ट में बता रहे होंगे कि हम इस 2 नंबर को अगर लेते हैं तो दोनों नंबर का अगर हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस आ रहा होगा 0, फिर यहाँ से डिफरेंस आएगा 2, फिर यहाँ से 1, फिर यहाँ से 2 आ रहा होगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 5048 में से यहाँ पे 2 हो रहा होगा ना, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो हमको खाली चेक करना है जो दोनों नंबर का डिफरेंस है क्या ये तीनों को काट रहा है। तो इसके टेबल में ये 3 बार में आता है, इसके टेबल में ये 2 बार में आता है, ये 3 बार में आएगा, ये 2 बार में आएगा, ये 5 बार में आ रहा होगा। इसका मतलब ये अगर तीनों को काट रहा है तो यही इसका एचसीएफ हो गया। इस तरह से हमको क्वेश्चन को बनाना है। अच्छा, फिर सेकेंड क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ऐसे फास्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि इतना स्लो पढ़ने से कुछ भी काम नहीं करने वाला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 102 and leaves remainder 5 in each case। दोनों ही केस में 5 रिमाइंडर बच रहा हो। तो ये भी आप लोग टेबल में टाइप दे सकते हैं कि अगर दोनों ही केस में सेम रिमाइंडर बच रहा हो तो हमको डायरेक्ट निकालना है क्या सॉल्यूशन में एचसीएफ ऑफ जो पहला नंबर है उसमें से भी रिमाइंडर को माइनस करना है। जब भी रिमाइंडर का क्वेश्चन आ जाए कि रिमाइंडर इतना बचे सेम है तो सब में से वही घटाना है। अलग अलग रिमाइंडर हो तो पहले में से जो रिमाइंडर बचा उसको घटा देना है, सेकंड में से जो बचेगा उसको माइनस कर देना है। मतलब 1029 में से भी 5 माइनस करना होंगे। इसका मतलब 240 आएगा, यहाँ से 1024 आएगा। क्लियर हो रहा होगा सबको। आपका काम है एक्लिस डिवीजन लेमा से फाइंड आउट करना क्योंकि स्कूल में वैसे ही बनाना है। हम आपको डिफरेंस मेथड से बता देते हैं। अभी इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा लेकिन हमको पता है कि इसका अगर हम 4 टाइम्स कर दें तो ये 960 हो रहा होगा और यहाँ से 1024 है। दोनों के बीच का गैप 40 और 64 हो जाएगा। अब मेथड क्या था स्टार्टिंग में जब आप देखे होंगे जो इसका मल्टीपल आया और ये जो नंबर है दोनों का डिफरेंस 64 आया तो क्या 64 से दोनों कट रहा है तो 64 से ये नंबर नहीं कटेगा। 64 से ये भी नंबर नहीं कट रहा होगा। इसका हमको अगला फैक्टर सोचना है 32 से ये नंबर 32 का तो ये नंबर स्क्वायर ही होता है, 32 का ये स्क्वायर होता है और 32 से अगर इसको काटना है हमको तो नीचे में 32 होगा 8 से 4 बार में 8 से 30 बार में और 30 में 4 पूरा डिवाइड नहीं करता है। तो 64 का अगला फैक्टर 16 से ये कट जाएगा एक बार पूरा कट जाएगा 16 से और 16 से 96 426 ये भी पूरा कट जाएगा। मतलब इस दोनों नंबर का 16 हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, what is largest number that will divide 38, 45 and 52 and leaves 2, 3 and 4 remainder रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ऐसे है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि अगर 38, 45 और 52 में डिवाइड करें, इसके केस में 2 रिमाइंडर है, सेकंड के केस में 3 रिमाइंडर है, इसके केस में 4 रिमाइंडर है। तो पता है सॉल्यूशन कैसे निकालना है। सॉल्यूशन के लिए सीधा एचसीएफ ऑफ पहले में से जो रिमाइंडर है उसको माइनस करेंगे, फिर 45 में से 3 को और 52 में से 4 को। इसका मतलब 36, 42 और यहाँ से 48 तीनों का एचसीएफ निकालना होंगे। आपका काम है एक्लिस डिवीजन लेमा से फाइंड आउट करना। अब यहाँ आपको डिफरेंस मेथड से बता देते हैं। दोनों के बीच का गैप कितना है 6 है। अब 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, 6 से ये भी कटेगा, ये इसका एचसीएफ होगा। तो इस तरह से हमको आंसर देना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 410, 751 and 1030 so as to leave remainder 7 in each case। हर एक केस में 7 रिमाइंडर है और तीनों ही केस में 7 रिमाइंडर आना चाहिए। 7 रिमाइंडर के लिए हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके सोल्यूशन निकाल रहे होंगे। सीधा हमको HCF ऑफ 410 में से भी 7 माइनस करना है, 751 में से भी 7 माइनस करना है और 1030 में से भी 7 माइनस करना है। कुछ नहीं है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच विल डिवाइड सो एज टू लीव रिमाइंडर 7 इन ईच केस। ठीक है, इसका आंसर कितना होना होगा 403, इसका आंसर होना होगा 753 44 और इससे 1023 आ रहा होगा। अब आपका काम होना चाहिए कि इसका HCF फाइंड आउट करें इक्विवेलेंस डिवीजन लेमा मेथड से। अगर हमसे बोला जाएगा तो चूंकि गैप ज़्यादा है तो इसका हम डबल कर रहे होंगे, 8 से 6 होगा और यहाँ पे 744 है। अभी दोनों के बीच का गैप अगर हमको निकालना है 50, 56, 62 आ जाएगा। अब बस खाली चेक कर लेना है कि क्या इससे ये और ये कट रहा है। अगर कट रहा होगा तो यही HCF हो जाएगा, नहीं तो फिर इसका फैक्टर सोचेंगे। जैसे 31 फिर 2, अगर 31 से तीनों कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा तो फिर 31 से चेक करना है और 2 से तो कटेगा नहीं, मतलब ये भी नहीं होगा। हो सकता है कि हो, वो आप चेक कर लीजिएगा इसको। मेरा काम है सिर्फ समझा देना कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। इसका आंसर लिखा हुआ है, इसका आंसर 31 ही दिया हुआ है, आंसर 31 इसका है। 31 से सब कटा हुआ। तो फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रेटेस्ट नंबर which is such that when 76, 151 and 226 are divided by it, remainders are same। also find remainder, और हमको रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। फाइंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज सच दैट, जो कि इस तरह से हो, व्हेन डिवाइड दिस एंड दिस लीव सेम रिमाइंडर एंड ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर। इसका मतलब ये हुआ कि 76, 151 और 226 में कौन से नंबर से डिवाइड करें कि तीनों ही केस में सेम रिमाइंडर आ रहा हो। अभी बताया गया था कि सेम रिमाइंडर के केस में हम लोग HCF ऑफ दो का डिफरेंस लेते हैं। 151 माइनस 76, 226 माइनस 151 और 226 माइनस का 76। इस दोनों के बीच का गैप आ रहा होगा 5, 7 और यहाँ से आ रहा होगा 5 और 7 और यहाँ से आ रहा होगा 0, 5, 1। अभी कोई भी बता सकता है, यहाँ पे कोई मेथड लगाना ही नहीं है। जैसे 2, 2, 4 का ऐसे पूछा है तो 2 हो जाएगा। वैसे ही 75, 150 का ऐसे पूछा है। इतना तो 10th क्लास में हर एक को आता होगा। डायरेक्ट यहाँ पे हम बता सकते हैं कि 75 इसका ऐसे हो जाएगा। मतलब इस तीनों नंबर का को यही एक नंबर होगा जिससे डिवाइड करें सब में, तो रिमाइंडर सेम आना होगा। और रिमाइंडर आएगा क्या, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तब भी एक रिमाइंडर, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तब भी एक रिमाइंडर, इससे इसमें डिवाइड करेंगे तब भी एक आंसर। तो 2 आंसर था, एक तो ये आंसर हो गया कौन से नंबर से डिवाइड करें, और रिमाइंडर के लिए आंसर हो गया 1। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ए रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड is 10 meter by 8 meter is to be paved, PAVD, with square tiles of the same size। अगर क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए तो इसको एक बार समझा रहे होंगे। फाइंड लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। जो भी क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है वो सब करवा देना है।
हालांकि इतना ही से आप लोगों को बहुत सारा आइडिया मिल रहा होगा कि वो क्वेश्चन बनाना कैसे है। थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है सबको। ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड का मतलब आंगन होता है, जहां तक हमको पता है कोर्टयार्ड का मतलब आंगन होता है। अच्छा, अब इसमें हमको स्क्वायर टाइल्स लगाना है। स्क्वायर टाइल्स का मतलब जितना लंबा उतना ही चौड़ा टाइल्स होना चाहिए। और फिर ये पूछा, ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये 10 मीटर लंबा है और 8 मीटर चौड़ा है। ठीक है, इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, और ये सब सेम साइज का होना चाहिए। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स। जैसे इस क्वेश्चन का ये भी मतलब होता है कि ये जो रूम है, मेरा आंगन है, इसमें ऐसा ऐसा कितना टाइल्स फिट हो जाएगा, और हमको टाइल्स को काटना भी नहीं है, मतलब कोई भी टाइल्स का कटिंग नहीं होना चाहिए, वो पूरा पूरा फिट हो जाना चाहिए। तो हमको सोचना होगा कि हम कितना मीटर लंबा, कितना मीटर चौड़ा, मतलब कितने मीटर स्क्वायर टाइल्स ले, कितने मीटर का स्क्वायर टाइल्स ले कि इसमें पूरा पूरा फिट हो जाए। जैसे समझाने के लिए हम आपको ऐसे समझा सकते हैं, जैसे अगर हम 2-2 मीटर लंबा ले या 3-3 मीटर मान लेते हैं, अगर 3 मीटर लंबा है, 3 मीटर चौड़ा है स्क्वायर टाइल्स, ये टाइल्स है, अगर हम यहाँ फिट कर देते हैं तो ये तो 3 मीटर हो गया। अगर इस स्क्वायर टाइल्स को यहाँ पे फिट कर दिए तो ये 3 मीटर इधर भी लिया, 3 मीटर इधर भी, एक और टाइल्स लिया 3 मीटर का, तो ये भी 3, ये भी 3, एक और टाइल्स लिया 3 मीटर का, तो यहाँ 3 मीटर कवर कर लेगा। इसका मतलब 3, 3, 3, ये तो 9 हो गया। लेकिन जो अगला टाइल्स आ रहा होगा इसमें, वो तो 3 मीटर लंबा है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 मीटर का स्पेस बचा हुआ है। इसका मतलब इस टाइल्स को हमको काटना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इस तरफ से टाइल्स को लगाया तो इधर भी 3 मीटर, इधर भी 3 मीटर कवर कर रहा होगा, सिर्फ 1 मीटर बच जाएगा। इधर तो टोटल लेंथ है टोटल 8 मीटर का, इसका मतलब 3, 3, 6 कंप्लीट हो चुका है, तो हम अगले में 3 का लगा ही नहीं सकते हैं। आ रहा होगा सबको समझ में? ये इतना ही लंबा अगर बना रहे होंगे, इसको ऐसे दिखा रहे होंगे, ये 10 मीटर टोटल लंबा है, ये पूरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा है, इसको यहाँ पे 8 बना रहे हैं। तो ये 3 और जो बच गया, बाकी जो बच गया, इसका लंबाई सिर्फ 2 मीटर बच गया, क्योंकि टोटल का लंबाई 8 है। तो अगर ये 3 और ये 2 बच गया, तो मेरा जो नेक्स्ट टाइल्स होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और इसका लंबाई चौड़ाई तीनों 3 है, हम इसको यहाँ पे फिट कर ही नहीं सकते हैं। फिट करने के लिए उसको हमको कट डाउन करना पड़ेगा। तो हमको सोचना होगा कि कितना मीटर लंबा वाला टाइल्स है कि इसमें पूरा तरह से फिट हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें एचसीएफ निकालना होता है। जैसे 10 और 8 का एचसीएफ अगर आपको निकालना है, दोनों का डिफरेंस 2 हुआ, 2 दोनों को डिवाइड करना होगा। तो जब 2 दोनों को डिवाइड करना, आपको एग्जाम में हम बार बार बोल रहे हैं, आपको या तो प्राइम फैक्टराइजेशन से या इक्विस डिवीजन लेमा का यूज करके बनाना है। जैसे भी एग्जाम के क्वेश्चन में मेंशन क्या हो रहेगा, यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट के लिए, जल्दी के लिए हम डिफरेंस मेथड का यूज कर रहे हैं। दोनों का डिफरेंस 2 हुआ, 2 से दोनों कटेगा, इसका ये मतलब हुआ कि जो स्क्वायर टाइल्स हमको लेना है उसका लंबाई भी 2 मीटर होना चाहिए, चौड़ाई भी 2 मीटर होना चाहिए। अगर हम 2-2 मीटर लंबाई का स्क्वायर टाइल्स बनाए, इसको पूरा ही निकाल के आपको दिखा देते हैं। ये 10 मीटर लंबा, ये 2 मीटर चौड़ा, 10 मीटर लंबा और ये 8 मीटर चौड़ा है। अच्छा, इसमें अगर 2-2 मीटर का लगाते हैं, ये 2 फिक्स हो गया, 2 इधर भी 2, इधर आएगा 2, इधर आएगा 2 और ये 2 पूरा कंप्लीट हो गया, 2, 2, 2, 2। अच्छा, इधर भी 2 आएगा, ये 4 हुआ, ये भी 2 आएगा, फिर 6 हो गया, फिर 2 आएगा, फिर ये 8 हो गया, और जो लास्ट में टाइल्स है वो भी इसको पूरा कंप्लीट कर देगा। इसका मतलब ऐसा अगर हम टाइल्स लेते हैं तो इसको पूरा पूरा भर रहा होगा, ऐसे ऐसे पूरा पूरा भर रहा होगा। अब चूंकि ये छोटा क्वेश्चन है, 10 और 8 दिया हुआ है, तो हम ऐसे छोटा छोटा टाइल्स अपने मन से बना के सोच सकते हैं कि कितना नंबर ऑफ टाइल्स होगा। लेकिन उसका डायरेक्ट तरीका क्या है, अगर हमको नंबर ऑफ टाइल्स निकालना है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि इसका टोटल एरिया, जहां पे हमको बिछाना है टाइल्स को, उसका टोटल एरिया, मतलब एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ 1 टाइल्स। एरिया ऑफ, क्योंकि कोर्टयार्ड का ये जो शेप है ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, और नीचे में एक टाइल्स के एरिया से डिवाइड करना है, क्योंकि टाइल्स स्क्वायर के फॉर्म में है और स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब 2 के स्क्वायर से डिवाइड करना होगा। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो 2 से ये 4, 2 या 8 हो जाएगा, इसका मतलब 20 आंसर होगा। इसका ये आंसर होगा कि we need to have at least 20 tiles, at least नहीं, we need to have exactly 20 tiles in order to fill this complete courtyard by tiles। ये इसका आंसर हुआ। अब इसके बाद ये इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो वो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। इतना तेजी से इसलिए बताया जा रहा है ताकि वीडियो लंबा ना हो और इतना में समझ में आ जाना चाहिए सबको। In a seminar, number of participants
इन ए सेमिनार नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी कॉमा इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84। देखिए अगर तेजी से बनाना है तो आपको अपना गियर चेंज करना पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर इतना दिन से गियर कर रहे हैं, गियर क्या होता है, उनको पता ही नहीं चल रहा है। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room number of people are to be seated and all of them being in same subject। क्वेश्चन इसको रीड कर देते हैं। इन ए सेमिनार, किसी सेमिनार में, नंबर ऑफ पीपल इन हिंदी, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108। ये टोटल है हिंदी वाले, ये इंग्लिश वाले और ये मैथ्स वाले। फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम नंबर ऑफ पीपल आर टू बी सीटेड। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे कोई सेमिनार हो रहा है, ये रूम है, पूरा बड़ा रूम है, इसमें 60, 84 और 108 आदमी हैं। ये है हिंदी की, ये है इंग्लिश की, ये मैथ्स की। मान लेते कोई सेमिनार हुआ, अलग अलग जगह से हिंदी वाले टोटल इतने लोग आए, इंग्लिश वाले इतने हैं, मैथ्स वाले इतने हैं। अब सेमिनार खत्म हुआ, अब इनको बोला गया कि अब भाई इनको अलग अलग रूम में शिफ्ट किया जाए, लेकिन कंडीशन क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको मालूम चलेगा इसमें ये कंडीशन लगाया गया कि हर एक रूम में बराबर बराबर आदमी जाना चाहिए, और जिस रूम में जितना भी आदमी जा रहा हो उसमें एक ही सब्जेक्ट का आदमी जाना चाहिए। अगर पहले रूम में 10 आदमी जाता है तो 10 आदमी एक ही ग्रुप का होना चाहिए। अब जैसे 60 है, 84 है, 84, 108 है। अगर हम मान लेते हैं कि 10 आदमी भेजते हैं, एक रूम में 10 आदमी भेजते हैं, तो ये 60 आदमी है हिंदी वाले के लिए टोटल 6 रूम चाहिए होगा, क्योंकि पहले में 10 आदमी, दूसरे में 10, ऐसे करते करते 6 रूम जब होगा तो ये 60वां आदमी उसमें पूरा फुल हो जाएगा। लेकिन अगर इसका बात करें तो ये 8 रूम तो इसको चाहिए, 80 आदमी के लिए 8 रूम चाहिए, लेकिन वो जो 4 आदमी एक्स्ट्रा बच जाएगा, 80 के बाद जो 84 में 4 आदमी एक्स्ट्रा है, वो जो 4 आदमी एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको हमको किसी और के साथ एडजस्ट करना होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि एक रूम में एक ही सब्जेक्ट का आदमी जाना चाहिए और सब में बराबर बराबर आदमी भी होना चाहिए। तो इसको आप ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे 2, 4, 6 का हम अगर एचसीएफ लेते हैं तो 2 आता है, और 2 से तीनों नंबर पूरा कट रहा होता है, मतलब ये एक बार में कटेगा, ये 2 बार में, ये 3 बार में कटेगा। इसका मतलब 2 इसको एक बार में पूरा नाप देगा, 2 इसको 2 बार में पूरा नाप देगा। अगर 2, 4, 6 आदमी होता तो इस आदमी के लिए हमको एक रूम चाहिए था जिसमें 2 आदमी को भेज देते हैं। अगर 4 आदमी है तो 2-2 आदमी करके 2 रूम में भेज देते हैं। अगर 6 आदमी है तो 2-2 आदमी करके 3 रूम में भेज रहे होते हैं। क्लियर हो रहा होगा सबको? ये हम यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि ऐसे नहीं सोचिए कि 10 को भेजे कि 8 को भेजे। उससे सबसे अच्छा मेथड है कि हम HCF ऑफ 60, 84 एंड 108 फाइंड आउट करें, है ना। बाकी HCF तो फाइंड आउट करने सबको आता ही होगा। इस दोनों का गैप कितना होगा? यहाँ पे 24 हो गया। उससे भी आसान है, इसमें HCF मेथड लगाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा जैसे 24 हो गया, 24 से कोई नहीं करता है, 24 के टेबल में 16 नहीं आता है, तो हम इसका दूसरा फैक्टर देख रहे होंगे 12 से 5 बार में, 12 से 7 बार में, 12 से 9 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 12 ही HCF होंगे तीनों का। इसका ये मतलब हुआ कि हमको मिनिमम 12 आदमी का ग्रुप बनाना पड़ेगा और 12-12 आदमी हर एक रूम में भेजना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कितना नंबर ऑफ, हाउ मेनी नंबर ऑफ रूम्स आर रिक्वायर्ड। तो इस 60 आदमी के लिए, मतलब मैथ्स वाले, सॉरी ये हिंदी वाले आदमी के लिए एक रूम में 12 आदमी, तो 60 आदमी के 60/12 मतलब 5 रूम चाहिए। इंग्लिश वाले के लिए एक रूम में 12 आदमी, तो 84 आदमी कितने रूम में जाएगा? तो 7 रूम में। वैसे ही मैथ्स वाले के लिए 108/12 मतलब 9 रूम। टोटल कितना रूम का जरूरत पड़ा? तो 5 + 7 + 9, 9 7 16 5 21 रूम का जरूरत पड़ेगा। इस तरह से समझ में आ रहा होगा सबको। जरूरत है कि नया नया क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइए, तब जाके और क्लियर हो रहा होगा। अपने से दिमाग लगाना है, ये नहीं कि ये ऐसे बनता है बस ऐसे ही सीखिए, तब आपका रियल प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा होगा। बस बाकी सब तो आपके हाथ में, आपको जैसे करना वही
मेरा भी काम नाम कर रहा है। फाइंड, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फाइंड HCF ऑफ 81 एंड, क्योंकि आपके फाइनल एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आता है, एंड एक्सप्रेस, एंड इसको और ऊपर लिखते हैं क्वेश्चन को, फाइंड HCF ऑफ 81 and 237 and express it as linear। आपको आसपास का भी बहुत सारा आवाज आ रहा होगा, और 81 एंड, इसलिए क्योंकि मेरे पास कॉलर माइक अवेलेबल नहीं है अभी, तो आपको सब आवाज के साथ पढ़ना होगा, अलग अलग तरह का आवाज आएगा, कभी कुछ का कभी कुछ का, सबके साथ पढ़ना होगा। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या है कि फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 यूजिंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा, इसमें छूट गया है, यूजिंग EDL इक्लिप्स डिवीजन लेमा का यूज करके, एंड एक्सप्रेस इट इनटू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। लीनियर कॉम्बिनेशन का ये मतलब होता है कि 81 और 237 है। लीनियर कॉम्बिनेशन का ये मतलब हुआ कि 81 में हमको किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है और 237 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है। इस तरह से नंबर का मल्टीप्लाई करना है, या तो जोड़ के या तो घटा के हमको किसी तरह से 4 में जाना चाहिए। यही मतलब होता है कि 4 इज नाउ एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 81 एंड 237। मीन्स हमको 81 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई और 237 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करना है इन ऑर्डर टू गेट 4। और यहाँ बीच में प्लस या माइनस में से दोनों में से कोई साइन हो सकता है। इसको हम लोग डिफरेंस मेथड से नहीं बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं मेंशन किया हुआ इक्लिप्स डिवीजन लेमा। समझना बहुत जरूरी है, आपके टेक्स्ट बुक में है, बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है। अच्छा, इक्लिप्स डिवीजन लेमा में करते क्या है, ये पूरा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन में करना क्या है, सिंस 81 इज लेस देन 237 देयरफॉर बाय इक्लिप्स डिवीजन लेमा, जो छोटा नंबर है उससे हमको बड़े वाले नंबर में डिवाइड कर देना है। और ये लग रहा होगा 3 बार में, 3 तो 3 24, ज्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार में लगना है। इसका मतलब 162 लिखा रहा होगा, 5 और 7 हो जाएगा। इसका मतलब therefore 237 कैन बी रिटन एज 81 इंटू 2 प्लस में 75। पहले से पढ़ा हुआ, यहाँ पे सिंस लिखना है ब्रैकेट में, ये सब ब्रैकेट में चलेगा। छोटे नंबर में से बड़े नंबर में डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम इस नंबर को ये इंटू ये प्लस इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्लिप्स डिवीजन लेमा के थ्रू। फिर अगेन अप्लाई, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक अप्लाई करना है इक्लिप्स डिवीजन लेमा। तो करना है क्या, जो रिमाइंडर आया है उससे फिर इस डिवीजन में डिवाइड करना है। एक बार में लग रहा होगा, यहाँ पे 6 आएगा, मतलब यहाँ पे लिख रहे होंगे 81 इक्वल्स टू 75 इंटू 1, 75 इंटू 1 प्लस में 6, यहाँ पे सिंस का साइन है, सिंस का मतलब चुकी। अगेन अप्लाई इक्लिप्स डिवीजन लेमा, तो फिर 6 से 75 में डिवाइड कर रहे होंगे तो ये 15 बार में 12 बार में रहेगा, 72 हो जाएगा। यहाँ पे 3 में लगा रहा हूँ, इसका मतलब 75 इक्वल्स टू 6 इंटू 12 प्लस में 3 लिखा रहा होगा। और फिर अगले बार में सेम चीज लिखना है, यहाँ पे ये सिंस का साइन, और फिर लास्ट में हमको 3 से 6 में डिवाइड करना है। 2 बार में पूरा पूरा कट रहा होगा। जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है। और लास्ट में क्या लिख रहे होंगे, 6 इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 2 प्लस में 0। इसको फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको थर्ड इक्वेशन और इसको फोर्थ इक्वेशन करना है। क्लियर हो रहा होगा सबको, बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे लिख देना है हेंस, चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया तो लिख रहे होंगे हेंस द रिक्वायर्ड HCF ऑफ 81 एंड 237 इज 3, यहाँ पे लिख देना है। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अब ये अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ध्यान देना, याद रखना है इसको कि हमको लास्ट वाले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप में आना है। फिर से बोलते हैं, लास्ट वाले स्टेप से ऊपर वाले स्टेप में आना है। और जो रिमाइंडर यहाँ पे चूंकि HCF 3 आया तो इस 3 को पकड़ना है हमको, बाकी दोनों नंबर को इधर शिफ्ट करना है। तो यहाँ लिखना है फ्रॉम, ये चूंकि थर्ड इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 3 कैन बी रिटन एज 75 टाइम्स ऑफ, सॉरी 75 माइनस 6 टाइम्स ऑफ 12। क्लियर हो रहा होगा सबको। दिस इंप्लाइज 3 इक्वल्स टू, या और का भी साइन दे सकते हो, और 75 तो अपने जगह पे रहेगा। फिर से बोलते हैं, लास्ट वाले स्टेप को छोड़ के पहले वाले स्टेप में आना है। इस 3 को पकड़ना है, बाकी सबको एक तरफ भेजना है, वो एक्सप्रेस हो गया।
अब बार बार जो रिमाइंडर है उसको रिप्लेस करते जाना है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे इसके अब इससे ऊपर वाले स्टेप में आना है, 6 रिमाइंडर है तो हम 6 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 81 माइनस 75 इंटू 1। इसका मतलब इसकी जगह पे लिख सकते हैं 81 माइनस 75 टाइम्स ऑफ 1। अच्छा ये इसकी जगह पे किया गया और इंटू में 12 बाहर से है और ये चेंज किया गया कहाँ से तो फ्रॉम सेकेंड से। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 75 माइनस 81 12 टाइम्स हुआ और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा होगा 75 12 75 एक बार है और जब 12 का मल्टीप्लाई होगा तो 12 टाइम्स हो जाएगा और 3 इक्वल्स टू में 75 एक बार, यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 12 बार है। इसका मतलब 75 टोटल 13 बार हो रहा होगा माइनस का 81 इंटू 12 75 13 बार 81 12 बार है। अब इस स्टेप से शुरू किए हैं, इसमें आ गया, इसके पहले वाले लाना है। इसके पहले वाले में रिमाइंडर क्या है 75 तो हमको 75 को रिप्लेस कर देना है यहाँ पे। तो 3 इक्वल्स टू में 75 की जगह पे क्या लिख रहा होंगे 237 माइनस 81 इंटू 2। ये सिर्फ 75 की जगह पे और इंटू में 13 है पहले से और माइनस का लिखा रहा होगा 81 इंटू में 12। तो 3 इक्वल्स टू में 237, अब ऐसे डायरेक्ट समझ लीजिए 237 13 बार ऊपर तो 237 इंटू 13 लिख रहा हूँ यहाँ पे और जब ये 13 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 81 26 बार हो जाएगा और यहाँ पे 81 12 बार है और दोनों में ही माइनस का साइन है मतलब ऐड हो रहा होगा 81 26 बार है और 12 बार है तो टोटल ये 38 टाइम्स हो रहा होगा। कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जोड़ घटाव में तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब यही हो गया लीनियर फॉर्म 81 यहाँ पे मिल गया हमको और 237 यहाँ पे मिल गया होगा मतलब जो एचसीएफ था उसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे, यही इसका आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन में बस 2 मिनट और, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे ही पूछा जाता है कि अगर इस दोनों का जो एचसीएफ है अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है 81 x प्लस 237 y को देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो क्वेश्चन ऐसा भी आएगा तो हमको सेम प्रोसेस से यहाँ तक आना है। अब खाली इसको कंपेयर कर देना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो x का आंसर कितना होता 81 के बगल में x है, यहाँ 81 के बगल में -38 है तो x का आंसर हो जाएगा -38। 237 के बगल में y है, 237 के बगल में 13 है, y का आंसर आ रहा होगा 13। इस तरह से हमको आंसर देना है। एक बार चेक कर लीजिए ये तो सही है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसमें। एक बार 1 मिनट का टाइम लगेगा। 75 6 के जगह पे लिख रहे होंगे 81 माइनस 75 इंटू 1 इंटू में 12 12 हो गया प्लस हो गया 12 फिर ये 13 81 इंटू 12 इसके जगह पे ये माइनस 81 इंटू 2 ये 26 13 ठीक है जो भी हो सब सही है। तो ये लास्ट था एचसीएफ का। उम्मीद करते हैं कि लगभग सारे क्वेश्चन को हम टच कर चुके हैं। जितना भी आपके टेक्स्ट बुक में चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आरएस सवाल हो चाहे आरडी शर्मा हो तीनों ही बुक से आप क्वेश्चन को बनाइए। अगर आपके पास आरडी शर्मा नहीं तो कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगे आपके जहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएगा। आरएस सवाल भी 10th के लिए सफिशिएंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ साथ 10th में हर एक 8 से लेकर 10 तक का चैप्टर पढ़ना बहुत अच्छे से जरूरी है। मैथ्स की हम बात कर रहे हैं, मैथ्स को छोड़ के हम और किसी सब्जेक्ट का बात नहीं कर सकते। तो वो जो डिफरेंस मेथड बताया गया उसको बहुत ध्यान से समझना है, उसको याद रखना है ताकि इन फ्यूचर उसका काम आना ही है उसका। ये सब मेथड किसी का काम नहीं आएगा, ये सब बोर्ड के लिए, उसका काम आगे फ्यूचर में है। इसको अच्छे से देखिए, इस पर 1-2 और क्वेश्चन बना लीजिए। फिर जो अगला वीडियो होगा वो पूरा एलसीएम का हो रहा होगा। तो आप लोग टॉप गियर में आइए, मतलब अपने गियर को चेंज करिए। अच्छा बहुत लोगों का डाउट होता है सर गियर आप बार बार गियर बोले, गियर है क्या? तो एक्चुअली जैसे हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे अब कोई आपसे पूछे कि भगवान कहाँ होते हैं तो आपका आंसर हो रहा होगा कि एक्चुअली भगवान को तो हर आदमी सब जगह ढूंढ पाए इधर उधर सब जगह, लेकिन भगवान हमारे अंदर होते हैं। तो वैसे ही अगर गियर का भी बात करें तो सिमिलरली गियर को आप बाहर ढूंढने की कोशिश मत करिए। बस इतना ही आपके लिए क्लू है कि गियर आपके अंदर ही है ना, उसको बस चेंज करने की जरूरत है। जैसे ही चेंज हो जाएगा ये सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी पता लगाइए गियर का और चेंज करिए और जल्दी जल्दी